यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे हैं, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है, पड़ाव है। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। अनकॉमन टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश, जहां पर तख्ता पलट होता है, फिर शुरुआत होती है नरसंहार की, वो हिंदुओं का नरसंहार। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आता है कि सनातन खतरे में है। पर क्या वाकई ऐसा है? जब इतिहास को पन्ने को पलटा जाता है तो क्या ऐसा ही मिलता है, या वर्तमान में परिस्थितियां ऐसी हैं? आज इसी को अनकॉमन टॉक में हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई ऐसा है? दो खास मेहमान, और आप इन्हें सहयोगी भी मेरा कह सकते हैं, क्योंकि हम चर्चा लगातार अपने सहयोगियों से करते रहते हैं। आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सबसे पहले सवाल लेता हूं, क्या वाकई ऐसा हो रहा है जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि वर्तमान में सनातन खतरे में है, या इतिहास के पन्नों में ऐसा मिलता है, या सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ चुनावों में मजबूती के लिए बात कह रहे हैं? जी, सनातन हर्ष खतरे में है। उसका रीजन ये है कि जो सनातन अफगानिस्तान में होता था, जो सनातन पाकिस्तान में होता था, जो सनातन बांग्लादेश में है एग्जिस्टेंस, लेकिन वो भी अपने आखिरी सांसें गिन रहा है एक तरीके से। जब बांग्लादेश बना 1971 में, तो आबादी 22% थी बांग्लादेश में हिंदुओं की, जो गिर के अभी 7 से 8% के आसपास आ गई है। कई लोग कन्वर्ट हो गए हैं, कई लोग मारे गए हैं, और शेख हसीना तो बहाना है, असल में हिंदुत्व और हिंदू निशाना है, जैसा कि आशीष देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में। नहीं, अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो ऐसे जिसको आधार बनाकर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में बोल रहे थे, तो उसमें तो वही तस्वीर दिखेगी। लेकिन आने वाले वक्त में क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? भारत में क्या तख्ता पलट हो सकता है? मुझे तो दूर दूर तक संभव नहीं दिख रहा कि भारत में तख्ता पलट की संभावनाएं हो भी सकती हैं, क्योंकि आप आबादी के हिसाब से जाओगे, आप रहन सहन के हिसाब से जाओगे, आप सभ्यता के हिसाब से जाओगे। आप जब देखोगे कि भारत की आबादी उस आधार पर, जैसा कि पड़ोसी मुल्कों में आबादी है, वहां पर जो अल्पसंख्यक है उसको एक तरीके से निचली श्रेणी में डाल दिया गया है। बिल्कुल, वहां के लोगों ने, जो वहां पर बहुसंख्यक हैं, उन्होंने हाशिए पर धकेल दिया। भारत में ऐसा हरगिज नहीं है, भले विपक्ष कुछ भी आरोप लगाए, और तमाम मुल्क जो अमेरिका जैसे मुल्क हैं, जो नस्ल भेद के मामले में, रंग भेद के मामले में हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, वो हमें ज्ञान दें, लेकिन असल में भारत में ऐसा नहीं है। सबको सबका हक मिलता है, सबका साथ सबका विकास की नीति सिर्फ कागजों में नहीं है, बल्कि उसका असर भी दिखता है सियासत से इतर भी। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि भारत में ऐसा हो सकता है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र आप बनाने को आतुर हैं, और हिंदू राष्ट्र आप बना सकते हैं। ये लोगों के बीच फैलाया जा रहा है। देखिए, पब्लिक डोमेन में सारी तरह की चर्चा होती है। कई बार आप जो सदन में सुनते हैं वो सोशल मीडिया में कुछ और होता है। उसके अलग अलग अंतर, जिन्हें उनका डिफरेंशिएट करने का लोगों का तरीका अलग अलग हो सकता है। पॉलिटिक्स में लोग बोलेंगे कि भैया बीजेपी इस बहाने अपना एजेंडा चलाएगी, वहीं पब्लिक डोमेन में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर है, वो हिंदुओं की बात क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि हिंदुओं को वह टारगेट किया जा रहा है। अगर बॉर्डर पर, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर हिंदू वहां पर खड़े हैं, इंडिया में आना चाहते हैं, ये तो सच है ना। जब 71 में पार्टीशन हुआ पाकिस्तान का और बांग्लादेश बना, उसकी वजह यह थी कि 1 करोड़ हिंदू वहां से आ गए थे हिंदुस्तान में, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंदिरा गांधी को, सेना को इन्वॉल्व करना पड़ा। फिर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, और फिर जो हुआ वो दुनिया जानती है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन वैसी ही है जैसी 1971 में थी। आप ये सोच रहे होंगे कि हिंदू क्यों टारगेट हो रहे हैं, उनका जो कुछ लेना देना था आंदोलनकारियों का, वो तो शेख हसीना के साथ था। असलियत ये है कि जो उनकी पार्टी है अवामी लीग, जहां तक मैं सही हूं यही नाम है उनकी पार्टी का, उनका कोर वोट बैंक माना जाता है हिंदुओं को। तो अब वो अपनी खुन्नस एक तरीके से वोट बैंक पर भी निकाल रहे हैं,
और पहले भी निकालते रहे। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के रहते हुए हिंदुओं पर हमले नहीं हुए हैं। वहां इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ पहले भी हुई है, रथ यात्रा को वहां रोका गया है। ये भाईचारा जो है, लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ही रहे, बाकी मुल्क जो है इस तरह का भाईचारा ना निभाए। ये कहीं ना कहीं दोगलापन है पूरे पश्चिमी देशों का। मुझे मैं तो मानूंगा इसको, आंदोलन को तो मैं करार ही नहीं दूंगा। अगर आप आंदोलन कर रहे होते तो आप जिस तरीके से जिन कपड़ों को लेकर आप तस्वीरें खिंचा रहे थे, ऐसा कोई आंदोलनकारी नहीं कर सकता। ये लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं थी, किसी मानसिकता से प्रभावित होने वाली लड़ाई थी। बिल्कुल। कि आप कैसे उसको क्रांतिवीर बोल सकते हैं या क्रांतिकारी बोल सकते हैं जो एक महिला के वस्त्र लेकर फोटो खिंचवाए जाकर? आप मान सकते हैं कि वो क्रांति के लिए कर रहा था। ये उनके माइंड सेट था, उनको ये करना था। उनको सेना ने उनका साथ दिया। सेना पहले 1975 में भी ऐसा कर चुकी है। जब आप अपनी धार्मिक भावनाओं को अपने देश हित से ऊपर रखोगे तो ऐसे तमाम उदाहरण पेश होते रहेंगे, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इराक हो, ऐसे तमाम, सीरिया हो, ऐसा होता रहेगा। आप ये बात कह रहे हैं कि बांग्लादेश में ऐसी तस्वीर हमने देखी, लेकिन जब मैं इतिहास के पन्नों को पलटता हूं, आप दोनों से मेरा यह सवाल रहेगा, तो हमने कई चीजें भारत के अंदर भी देखी। अब ये बात आती है सनातन खतरे में है। आप 1950 का वक्त देख लीजिए या फिर आजादी के बाद नरसंहार देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं हुआ है, भारत में भी कत्लेआम हुआ है। लेकिन अगर हम भारत के गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, ये भी तो एक सवाल है। बिल्कुल। देखिए, सवाल अपनी जगह है। ये मुल्क जब बना, भारत एग्जिस्टेंस में पहले से था। पाकिस्तान अलग हुआ, उन्होंने बोला हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। लाइन तो यही थी ना, पार्टीशन का आधार यही था ना। पाकिस्तान का नाम इसलिए पड़ा ना, धर्म के आधार पे बांटा गया। अब उनको बंगालियों से दिक्कत थी, वहां हिंदू भी ज्यादा थे, फिर वहां की सेना ने वहां पर जुल्म किए, बांग्लादेश बनाया 1971 में। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र ना बने, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन भारत हिंदुओं के लिए सेफ हेवन बने, ये भी हम चाहते हैं। हिंदू कहीं भी सुरक्षित रह सकता है, वो तो भारत में रह सकता है, ये सब जानते हैं। तो सरकार को यह तय करना होगा कि जब आप बोलते हो कि सीए के जरिए अगर लोगों को नागरिकता दी जाएगी और किसी एक धर्म विशेष को बाहर रखा गया तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए कई सारे मुल्क हैं जहां वो पनाह ले सकते हैं, लेकिन हिंदू कहां जाएगा। कई जो धर्मगुरु हैं वो भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो हिंदू बांग्लादेशी उनको आने दीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम ममता बनर्जी का स्टैंड ये है कि नहीं नहीं, यहाँ के लोगों के रोजगार छिन जाएंगे, आप वो मत कीजिए जो 1971 में हुआ था। अब वही मुसलमान आना चाह रहे होते तो क्या ममता बनर्जी का सेम स्टैंड होता? क्योंकि उनको रोहिंग्या और वो जो वहां पर घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं वो वोट करते, वो उनके लिए अच्छे हैं। क्योंकि अगर वो हिंदू है, वो आ गए और बीजेपी को वोट करने लगेंगे पश्चिम बंगाल में, तो वो बुरे हैं। ये स्टैंडर्ड जो है ना, इस राजनीति से बाहर निकलना होगा। मैं मानता हूं कि देश धर्मनिरपेक्ष है और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हिंदू कहां जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। नेपाल में इतने लोग जाके बस नहीं सकते, वो एक हिंदू बाहुल्य देश वो भी है, लेकिन हिंदुस्तान के पास सब कुछ है, संसाधन है, रोजगार दे सकता है, इसलिए हिंदुओं के लिए कोई सेफ जगह है तो वो हिंदुस्तान है। और सरकार को हिंदुओं के अधिकारों का भी संरक्षण करना होगा हर्ष, वरना जिस तरीके से ये हो रहा है ना, आप फ्रीबीज के चक्कर में और आप जितने सारे मैनिफेस्टो बनाते हैं अल्पसंख्यक के लिए, ये करेंगे वो करेंगे, ये कहीं ना कहीं उसी स्थिति में हम पहुंच रहे हैं जो 1947 में थी। जो मदनी है वो कह रहे हैं कि हमको हमारा हक लेना पड़ेगा। भैया, आपने जो हक लेना था वो ले लिया। 1947 में आपको हक मिला था, आपको ऑप्शन दिया गया था कि आप पाकिस्तान जाइए, वहां रहिए और उन लोगों के साथ रहिए जो आपके मजहब को मानते हैं। लेकिन भारत के नेताओं ने डिसाइड किया कि हम किसी को फोर्सफुली नहीं जाने देंगे, जो रहना चाहता है वो रह सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे सिनेरियो में एक जो योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, उन्होंने हिंदुत्व से ज्यादा सनातन पर जोर दिया। बिल्कुल, उन्होंने सनातनियों से एकजुट होने की अपील की और कई मायने में एक तरीके से सच भी है। आपको इस वक्त आपसी हित और सियासी हित से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचना चाहिए। बांग्लादेश के साथ करीब 3000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा साझा करता है भारत। जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों में उथल पुथल मचनी तय मानी जा रही है, जिसको लेकर बीएसएफ भी हाई अलर्ट पर है। तो आपको सोचना चाहिए कि आखिर आगे क्या फैसला लेना पड़ेगा। जो झंडा बुलंद करते हैं एक मजहब को लेकर,
वो 57 के आसपास मुल्क हैं, उनमें से किसी की ओर रुख नहीं किया शेख हसीना ने। आपको समझना पड़ेगा भारत की नींव सनातन से जुड़ी हुई है और सनातन की कितनी गहरी है, उसका ठोस आधार क्या है। आपको अगर कोई सेफ जगह नजर आई शेख हसीना को, तो वो एक हिंदुस्तान नजर आया, भारत नजर आया, तो आपको इसको भी समझना पड़ेगा। और जो लोग मणिशंकर अय्यर का बयान आ चुका, सलमान खुर्शीद का बयान आ चुका, भगवंत मान का बयान आ चुका, जो विवादित बयान लगातार दे रहे हैं, पीएम मोदी को चेतावनी दे रहे हैं। कोई पीएम को निशाना बना रहा है, कोई बीजेपी को निशाना बना है। ये कोई बीजेपी की बात नहीं है, किसी पीएम की बात नहीं है, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं, किसी मजहब की बात नहीं, ये देश हित की बात है, देश की विदेश नीति की बात है। आपको उसके बारे में सोचना होगा कि कैसे इस समस्या का हल मिलकर निकाला जाए। अच्छा, 3 यहाँ पे बातें सामने आती है जब आप देश हित की बात कर रहे हैं, आप संरक्षण की बात कर रहे हैं। एक तो पहला मुद्दा यह है कि भैया हमारे देश के बॉर्डर अभी सुरक्षित नहीं है, मैं इस आधार पे कह रहा हूं जो सीडीएस अनिल चौहान की तरफ से बयान आया। दूसरा मुद्दा यह है कि भारत जैसे धीरे धीरे मजबूत हुआ है, शेख हसीना यहां पर है, अगर पहले वाला भारत हो रहा था तो शायद शेख हसीना यहां पर नहीं होती। तीसरा मुद्दा यह है कि जो अभी सनातन को लेकर बातें उठ रही हैं, क्या वो मोदी सरकार में ही उठती नजर आएंगी, आपको पहले नहीं उठती नजर आएंगी, और क्या आगे भी उठती नजर आएंगी? देखिए, बीजेपी की पूरी सियासत जो है वो सनातन हिंदुत्व इसके आसपास ही है, प्लस आप उसमें एक विकास जोड़ दीजिए, वो उनकी पार्टी की लाइन है। कांग्रेस में अगर आप देखिए तो कांग्रेस का ये हमेशा से रहा है कि हम अल्पसंख्यक के लिए ये करेंगे और बाकियों के लिए करेंगे, लेकिन वो हाईलाइट सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज के लिए करते हैं कि हमने ये किया है, उनको ये अधिकार दिलाएंगे, सारी चीजें होगी। अगर आज बीजेपी सत्ता में है तो वो अपनी विचारधारा की वजह से, अगर 240 सांसद चुनकर आए हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर, वो हिंदुत्व की विचारधारा के नाम पर है। आप ये मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने 5 लाख तक का मुफ्त बीमा दे दिया तो लोगों ने उनको वोट दिए। आप ये मत सोचिए कि फ्री के घर मिले तो उनको वोट मिल गए। उनका वोट बैंक था पहले से, वो बड़ा, लोगों को यकीन हुआ कि इनके राज में हिंदू सेफ रहेंगे कहीं ना कहीं, इसलिए ये चीज आज सबके सामने है। अगर बीजेपी की तीसरी बार सरकार है तो हिंदुत्व की वजह से है। आशीष, ये तो है, बीजेपी का कोर वोट बैंक हिंदुत्व है, लेकिन इस वक्त हिंदुत्व की बात होनी नहीं चाहिए, सनातन की बात। आपके जो तमाम मुद्दे हैं उनसे इतर ये वक्त सिर्फ देश हित के लिए सोचने का है, क्योंकि आपकी तरफ म्यांमार है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है। म्यांमार में जो वहां पर कू हुआ था, तख्ता पलट हुआ था, उसमें भी चीन का हाथ माना जाता है। बांग्लादेश में आईएसआई और चीन की बात मानी जा रही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें खेल कुछ किया है। अब बात आती है नेपाल में भी जो भी सरकार है वो चीन के साथ दिखती है, सब समझ चुके हैं। श्रीलंका में जिस तरीके से वहां पर हालात बिगड़े थे, उसके बाद चीन ने कैसे वहां पर अपनी मजबूती जाहिर की और वहां पर अपना सैन्य बेस बनाने की तमाम कोशिशें की। अब वो सफल कितनी हुई है, किस हद तक हुई, उस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन चीन ने वहां पर प्रभुत्व जताया है। बात पाकिस्तान की हो, पाकिस्तान पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है चीन से। अफगानिस्तान की बात हो तो अफगानिस्तान से आपने हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन वहां से मिलता कुछ नहीं दिख रहा। अभी भी संबंध वैसे नहीं हुए। अभी बोल रहे हैं कि भारतीय हमारे भाई हैं, लेकिन वो जहां पैसा आएगा वो उस तरफ चले जाएंगे। तो इस वक्त आपको ये सोचना पड़ेगा कि इन तमाम तरफ से जो भारत घेर चुका है इस वक्त, उसका हल कैसे निकाला जाए। चीन ने घेर लिया है, अब चीन से कैसे निपटा जाए। जो समस्या उस वक्त जम्मू कश्मीर में थी, अब पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहां पर अलार्मिंग सिचुएशन है, और वो सारे राज्य जम्मू कश्मीर जैसे ही आप मान के चलिए आने वाले वक्त। और बांग्लादेश का जो क्राइसिस हुआ है हर्ष, उससे एक चीज समझने लायक है कि जीडीपी कोई मायने नहीं रखती है। बांग्लादेश ग्रोथ कर रहा था, ग्रोथ कोई मायने नहीं रखती है, मजहब मायने रखता है। भले ही इसको आरक्षण की आंदोलन का बताया जा रहा है परिणाम की जो कुछ हुआ है, लेकिन ये आरक्षण नहीं है। महात्मा गांधी की कोई मूर्ति तोड़े चौराहे पर, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी ऐसा नहीं चाहेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पाकिस्तान से जिसने अधिकार दिलवाए, हटवाया, वहां से एक नया मुल्क बना, मुजीबुर रहमान जो उनके पिता थे शेख हसीना के, उनकी मूर्ति तोड़ी जा रही है। आप सोचिए, ये सद्दाम हुसैन और वो सारे जो विजुअल्स है वो क्यों एक जैसे क्यों लग रहे हैं। अमेरिका ने उनको आने नहीं दिया, जबकि उनका बेटा अमेरिका में रहता है। एक चीज इसमें और मैं करेक्ट करूंगा, जो सीएम योगी ने बोला कि इतिहास के पन्नों को पलट कर देखना चाहिए। उसमें जब मुजीबुर रहमान की उस मूर्ति के टूटने का जिक्र होगा ना, तो इस बात का भी जिक्र होगा जब जिन्ना के साथ मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान की आजादी के लिए आवाज बुलंद करी थी, जिन्होंने पार्टीशन के लिए आवाज बुलंद करी थी। उन्होंने भी सोचा था कि धार्मिक आधार पर देश बनेंगे। तो आपने जो बीज बोया है उसी का आपने भरपाई करी 1975। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम कभी नहीं चाहते कि देश में, दूसरे देश में भी ऐसे हालात हो, लेकिन आपने जो बीज बोया है वो अगर फल बबूल के ही आएंगे। अगर आपने और हर्ष, ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरी स्क्रिप्ट जो है वो चीन ने लिखी है। वहां की सेना, बांग्लादेश की सेना चीन के इन्फ्लुएंस में है। आंदोलन चल रहा था, पुलिस वाले मारे जा रहे थे, पुलिस पीछे हुई,
शेख हसीना ने कहा कि आर्मी को आगे आना चाहिए और हालात संभालने चाहिए, लेकिन आर्मी ने बोला कि हम ये नहीं कर पाएंगे। दूसरा आप एंगल, सोचिए ये हिंदुस्तान में हो सकता है क्या ऐसा? दूसरा एंगल इसमें एक अमेरिका का भी निकलता है। अंदर खाने बात चली थी कि अमेरिका के किसी उच्च अधिकारी ने मुलाकात करी थी शेख हसीना से कुछ एक साल पहले। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि बांग्लादेश की हमें कुछ जमीन चाहिए, कुछ म्यांमार की चाहिए, इसमें हम एक ईसाई कंट्री बनाना चाहते हैं। अब वो क्यों बनाना चाहते हैं? उन्हें भी यहाँ पर आना है, उन्हें भी एशिया में संतुलन बैठाना है, वहां से सैन्य बस बनाना है, नाटो के संगठन को और मजबूत करना है। बात कुछ ऐसी है कि अमेरिका और चीन सबसे पावरफुल बनना चाहते हैं। अमेरिका तो है ही, और चीन उस कैटेगरी में आगे निकलना चाहता है, और उसी वजह से कई देश पिस रहे हैं और कई देश बर्बाद हो चुके हैं। इस बात से हटके जब मैं हिंदुओं पे आता हूं, मैं सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं करता हूं, आप सऊदी अरब ले लीजिए, जो भी अरब कंट्री में है, वहां पर भी अगर कोई हिंदू रहता है तो वो सुरक्षित नहीं है। ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। निचले दर्जे का एक तरीके से नागरिक मानते हैं। लेकिन क्या जब आप सनातन की बात करते हैं, क्या जब आप हिंदू की बात करते हैं, तो कोई आपने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि अगर वहां पर ऐसी परिस्थिति हो जाए, वहां पर वो हिंदू हैं, वो भारत में आना चाहते हैं, तो मिनटों में नहीं, मान लीजिए घंटा लग जाए, मान लीजिए एक दिन लग जाए, मान लीजिए 5 दिन लग जाए, वो भारत में आ सके? क्या ऐसी कोई पॉलिसी है? सीए लाया गया, लेकिन अब सीए को अमल में कैसे लाया जाए? बात बस वही सवाल तो वही है। आपने कानून बना दिया, आपने लंबे चौड़े वादे कर दिए सदन में बैठ के कि जो भी बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित करके हमारे पड़ोसी राज्यों में वहां का जो अल्पसंख्यक है उसको प्रताड़ित करेगा तो हम उसे अपनाएंगे, उसको नागरिकता देंगे। लेकिन क्या आप सच में एक कहावत है कि ना निगला जाए ना उगला जाए, वही भारत सरकार की सिचुएशन वही है। क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ये कहानी बयां कर रहे हैं कि 1.25 करोड़ हिंदू वहां पर रहते हैं। भारत उस स्थिति में नहीं है कि 140 तो हमारे खुद के हैं, 1.25 करोड़ लोग कहीं से एकदम से आ जाएंगे। उनके लिए प्लानिंग करना, उनके रहने खाने की व्यवस्था करना, उनको रोजगार देना, ये मैं कह रहा हूं अमेरिका के लिए भी मुश्किल होता। हम तो इंडिया है, हमारे पास उतने रिसोर्स नहीं है जितने वेस्टर्न कंट्रीज के पास है। तो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार की मजबूरी भी है कि एक तरफ उनको हिंदुत्व को बचाना भी है, लेकिन जो लोगों को है उनके उन्हीं के देश में रखना है। इसलिए आज जो स्टेटमेंट मोदी जी ने दिया है उसमें उन्होंने बधाई दी है नए जो उनके अंतरिम सरकार के चीफ हैं मोहम्मद यूनुस जो भी नाम है उनका, और कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि वहां हिंदू सेफ रहेंगे। ये स्टेटमेंट ये बताता है कि सब लोग इधर ना आए, वहीं रहें और सेफ रहें। लेकिन सवाल अब आखिरी लेता हूं आप दोनों से। सवाल ये है कि मोदी जब से आए हैं तो पॉलिसी बेटर हुई है, ऐसा नहीं है कि पॉलिसी बेटर नहीं हो, धीरे धीरे इंडिया ने ग्रो किया है। अब हम देखते हैं कि यार किसी कंट्री में कोई भी मुसीबत आती है तो इंडिया को बैलेंस बनाने के लिए बुलाया जाता है, बिल्कुल, अब वो चाहे वो बड़ी बड़ी कंट्रियां भी हो। लेकिन जब इंडिया में ऐसी परिस्थिति आती है, मान लीजिए कि किसी भी तरह से, तो क्या इंडिया सभी देशों से बातचीत करके क्या कोई ऐसे आगे आने वाले समय में पॉलिसी होगी? वो जो आप सीए की बात करें वो बात मैं अलग करता हूं, लेकिन क्या अदर पॉलिसी भी ऐसी रहेगी कि सिचुएशन से मिनटों में निपटा जा सके? देखिए पॉलिसी जो है वो पॉलिसी जैसा कि आशीष ने बताया कि बनी हुई है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव चल रहा था, उसी दौरान सर्टिफिकेट बांटे गए थे सीए के। कितने लोग होंगे? 50, 60, 100, 200, इतने, इससे ज्यादा। अब इतने सारे लोगों को अकोमोडेट करना ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे लगता है भारत सरकार को इसके लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए कि पेशी हो जाए, काम स्पीड ज्यादा उसकी तेज हो जाए। एक कुल मिलाकर जो तस्वीर हमेशा सामने जाहिर की जाती है, पेश की जाती है सरकार की तरफ से, कि जो मोदी मोदी नारे लग रहे हैं हर मुल्क में, वो एक अलग तस्वीर है। लेकिन वहां पर क्या सच में दोनों देशों के बीच दोस्ती उतनी ही पक्की हो रही है जैसे नारे लगवाए जा रहे हैं? आपको उसी के बारे में सोचना होगा। आप जो सदन में कह रहे हो, क्या आप सच में वो करने के लिए आप इतनी हैसियत रख रही है? आपकी सरकार के पास उतने सोर्सेज हैं? आप सीए लेकर आ सकते हो? क्या इतने लोगों को नागरिकता आप दे सकते हो? आपने इसके बारे में सोचा? आप जब तक सियासत से ऊपर नहीं उठोगे तो देश हित से जुड़े मुद्दों का असली हल कतई नहीं निकलने वाला। और सबसे बड़ी बात यह, क्या भारत ने सिर्फ शेख हसीना की पार्टी के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते रखे थे? क्या विपक्ष के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते नहीं होने चाहिए? इस मामले में अगर शेख हसीना की बात करोगे और पीएम मोदी की बात करोगे, पीएम मोदी शेख हसीना के सामने फेल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके हमेशा संबंध उस नेता के साथ रहे जो वहां पर सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है। विपक्ष के नेताओं से पीएम मोदी ने मेरी नजर में नहीं करी होगी 10 साल में किसी भी दूसरे मुल्क के। लेकिन शेख हसीना 2014 के दौर में भी जब आई इंडिया, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, उसके बाद आई तब भी मुलाकात की, जबकि कांग्रेस उस दौर में तो सिमटती हुई नजर आई थी। इसी वजह से आज कांग्रेस भी चाहकर विरोध नहीं कर सकती कि शेख हसीना को यहां ना रखा जाए। एक छोटा सा पॉइंट, 17 करोड़ की आबादी बांग्लादेश की है,
वो किसी भी हाल में भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उस जगह पर जो है शांति कायम रहे। क्योंकि अगर बांग्लादेश में शांति नहीं रहेगी, पाकिस्तान में नहीं रहेगी, म्यांमार में नहीं रहेगी, तो भारत में भी शांति नहीं रहेगी। दरअसल ये तो सब बातें होती हैं, जब तस्वीरें आती हैं तो इस तस्वीर के आधार पर हम ये सब बातचीत कहते हैं और इसी पर चर्चा करते हैं। ये चर्चा आगे भी यूं ही जारी रहेगी अनकॉमन टॉक में। फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी। आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र, विजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप श्रेष्ठ यूपी देखते रहिए, फिर मुलाकात करेंगे अनकॉमन टॉक में। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।